Hello friends, welcome to all of our study channel, Sam Physics classes and I am Abhishek Ruby। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने अपना वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर जो था उसको कंप्लीट कर दिया है और उसके बाद अब हमारे सिलेबस में 2 चैप्टर बचते हैं, जिसमें से हमारा पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा है साउंड। साउंड चैप्टर जो है इसमें सेकंड में शुरू करेंगे, मतलब दूसरी बार में। पहले हम नेचर रिसोर्सेज चैप्टर जो है आज अपना शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन नेचर रिसोर्सेज वाले चैप्टर जो हैं, इन सब सारे चैप्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग में आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है इसमें। तो इस वजह से अगर आप केवल एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जितने हैं, अगर आप केवल उन्हीं को तैयार कर लें तब आप इसमें अच्छा एग्ज़ाम में मार्क की स्कोरिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से हम पहले इस चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी, दोनों में पहले हम अपने इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें पहले एनसीईआरटी वाले कंप्लीट कर देंगे, और फिर उसके बाद अगर टाइम बचा या हमें ज़रूरी लगा या फिर अगर आप लोगों ने कहा, तब हम इसके बाद अपना इस चैप्टर्स के जो थ्योरीज़ हैं कुछ, उनको कंप्लीट करने की कोशिश जो है वो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक मेरा मानना है और सच्चाई भी यही है कि इसमें आपके इंटरेस्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं मेरे एक्सरसाइज वाले, इन्हीं सबको तैयार करके आपके साउंड और नेचुरल रिसोर्सेज के लगभग 95% क्वेश्चन जो हैं वो मिल जाएंगे। तो इसी वजह से हम आज अपना पहले वीडियो में इस चैप्टर के जो इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है कि लंबी पड़े या हो सकता है वीडियो छोटी बने, जैसा भी हो। और बाकी प्रीवियस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हमारा लेक्चर नंबर 01 होगा, जिसमें हम इंटेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पेज नंबर 193 पर एनसीईआरटी की आपके जो इंटरेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि हाउ इज आवर एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ एक ग्रह है, तो उसी तरह से वीनस और मार्स भी 2 ग्रह हैं। तो उन्हीं में पूछा है कि एटमॉस्फेयर में हमारे मतलब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में और मार्स और वीनस के एटमॉस्फेयर में बेसिकली डिफरेंस क्या है, मतलब क्या अंतर है, जिसके कारण से पृथ्वी पर जीवन संभव है, लेकिन अभी तक जानकारी के मुताबिक मार्स और वीनस पर जीवन संभव नहीं है, क्यों। तो उसके आंसर में आपको क्या लिखना होगा, ये 1 नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो उसमें आपको लिखना होगा कि अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ ए कंपोजिशन ऑफ वेरियस गैसेस। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी कंपोजिशन ऑफ वेरियस गैसेस के कंपोजिशन को लिए हुए है, जैसे लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एट्सेट्रा। मतलब बहुत सारी गैसेस होंगी, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, जितनी भी गैसेस आप जानते हो जो पृथ्वी के अंदर रहती हों, उन सब को क्या है कि हम कह सकते हैं कि ये पृथ्वी पर पाई जाती हैं। और वहीं पर क्या होता है एट्सेट्रा लिखने के बाद वेयर है, जहाँ पर या जबकि प्लैनेट्स लाइक वीनस एंड मार्स हैव मोर देन 95% ऑफ CO2 इन द एयर। वहीं पर वीनस और मार्स में क्या है कि 95% से अधिक वहाँ पर क्या कौन सी गैस है, केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 ही है। और जो CO2 के होने से ज़्यादा क्या होता है, विच मेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इम्पॉसिबल, जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ जो है, जीवन का संभव हो पाना, जीवन का मिलना वहाँ पर संभव नहीं है। क्यों, एक लाइन में अगर आप कहना चाहें, ड्यू टू एक्सेस ऑफ CO2 दैट इज अप टू मोर देन 95%। CO2 ज़्यादा होने की वजह से, जो लगभग 95% से भी अधिक होती है, इन ग्रहों पर या वीनस या मार्स पर जीवन संभव नहीं है, जबकि पृथ्वी पर है। क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर क्या है,
कंपोजिशन ऑफ वेरियस गैसेस। ठीक, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। फिर आया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट की हिंदी होती है कंबल। तो एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट के माध्यम से हमसे ये पूछना चाहते हैं क्वेश्चन में कि ये हमारा प्रोटेक्शन किस तरह से करते हैं, ये हमारा बचाव किस तरीके से करते हैं। तो सब आप ओजोन लेयर के बारे में आप सुने होंगे, तो उसी सब के बारे में यहाँ पर लिखना होता है, जिसमें हमने 2 पॉइंट लिखे हैं, आप दोनों नोट कर लें। बाकी जो आप ज़्यादा या कम लगे उसे आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। छोटे क्वेश्चन से सारे 1 नंबर 2 नंबर में 2 नंबर का है 2 टॉपिक या 2 पॉइंट, 1 नंबर का है तो 1 पॉइंट आपको लिखना होगा बस। तो इट मेंटेन्स द टेम्परेचर थ्रू आउट द डे मेकिंग इट्स कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे। एटमॉस्फेयर में ब्लैंकेट क्या है कि ब्लैंकेट होने की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो पूरे दिन और रात तक और थ्रू आउट द डे लिखा हुआ। डे का मतलब आप दिन से नहीं, डे का मतलब आप लगाइए तारीख वाला, डे से मतलब डे प्लस नाइट दोनों। मेकिंग इट अ कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये कंफर्टेबल प्लेस हो जाता है स्टे के लिए, ठहराव के लिए। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक स्थान। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि द ओजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द, ओजोन लिखिए या कोई ओजोन लेयर लिख लीजिए। ओजोन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर विदाउट लेटिंग द यूवी रेस या अल्ट्रा वायलेट रेस इफेक्ट। ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेस को आने से रोकती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में कंट्रोल रहता है। ओजोन लेयर अगर ना होती तो जो ये आप सुनते हैं कि ओजोन लेयर के होने से क्या फ़ायदे हैं, ओजोन लेयर में छेद हो जा रहा है, तो इसके सबसे नुकसान क्या है। नुकसान इसे केवल यही इतना है कि इसके ओजोन लेयर में, जहाँ ओजोन लेयर का काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो सूर्य से जो किरणें आती हैं वो ज़्यादा आने लगेंगी। ज़्यादा आने का मतलब ये है कि ऊपर कुछ रुक जाती हैं और नीचे बहुत कम आ पाती हैं। लेकिन जहाँ पर अगर कोई ऊपर रोकने वाला नहीं होगा तो वहाँ पर सारा टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। जब सारा टेम्परेचर नीचे आ जाएगा तो जो वाटर स्टेट में, जो लिक्विड स्टेट में वाटर है, उसमें क्या होगा, तो उसको ज़्यादातर कोशिश करेगा कि वो बॉयल होने लगेगा, तो ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स क्या होंगे, ये पिघलने लगेंगे। पिघलने की वजह से फिर वैसे ही आप जानते हैं कि लगभग 3/4 हमारे पृथ्वी पर वाटर है, तो 3/4 वाटर है ही, मतलब वाटर मतलब कि वाटर के स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, जिसमें से ग्लेशियर को, माउंटेन के बर्फ़ को, इन सबको नहीं इंक्लूड किया गया है। अगर ये भी किसी तरीके से मान लीजिए घट के वाटर स्टेट में आ जाएंगी तो फिर बहुत ज़्यादा पानी हो जाने की वजह से बाढ़ जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ओजोन लेयर का काम जो है वो बेसिकली यही इतना है। समझा दिया है हमने आपको। अगर आप कहीं ओजोन लेयर अलग से देखने की ज़रूरत रहती है तो आप इसी हिसाब से देख सकते हैं। ठीक, फिर आया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि व्हाट कॉजेस विंड्स, हवाएं कैसे बनती हैं। तो भूगोल वाले सर आप हो सकता है बताए भी हों कि विंड क्या है। जब समुद्र के जल में जब बहाव कम ज़्यादा होने लगता है तो उसी से फिर विंड या हवाएं जो है, पवन इसको कहा जाता है, बनने लगती हैं। हो सकता है कुछ लोग आपसे एयर और विंड में डिफरेंस पूछ दें, तो आपको जानना भी चाहिए कि विंड की परिभाषा होती है मूविंग एयर इज नोन एज विंड। चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। इसकी हिंदी होती है वायु, इसके पवन। जो आपके साइकिल के टायर में भरी हुई है वो एयर है, लेकिन जो आप महसूस कर रहे हैं वो विंड है। एयर जब चलने की अवस्था में आ जाएगी तो उसे हम क्या कह देते हैं, विंड। तो वही उनसे पूछा है कि व्हाट कॉजेज विंड। तो द मेन सोर्स ऑफ कॉज ऑफ विंड इज क्या है, द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। इवन का मतलब होता है एक समान, अनइवन का मतलब डिफरेंटली, जब भिन्न भिन्न तरीकों से हीटिंग अर्थ सरफेस ही इसका मेन कॉज है। ऑन बीइंग हीटेड मोर एयर, इससे हीट से होता क्या है,
तो ऑन बीइंग हीटेड, जब हीट हो जाता है, ऊष्मा उसमें आ जाती है, तो मोर एयर रेजेस एंड हेंस लो प्रेशर इज क्रिएटेड। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो एयर जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगेंगी। एयर जब ऊपर की तरफ जाने लगेगी तो नीचे प्रेशर क्या है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे मानिए कि इतनी जगह पर पहले 100 लोग थे, बाद हमने इसमें गर्मी किया, ऊपर से 50 ऊपर से ले गए, बीच में बचे 50। तो यहाँ पर प्रेशर, साइंटिफिक भाषा में प्रेशर और हिंदी और लेमन की लैंग्वेज में या अपने समझने वाली भाषा में इसे कह सकते हैं धक्का मुक्की। तो प्रेशर क्या है, कम हो जाएगा, लो प्रेशर इज क्रिएटेड, और लो प्रेशर क्रिएट होने से क्या होगा, हेंस द एयर इज इन हाई प्रेशर ऑक्यूपाई द लो सरफेस रीजन कॉजिंग द विंड। यहाँ पर क्या कहे, अनइवन हीटिंग ऑफ द सरफेस, मतलब कहीं पर हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा हो, कहीं पर हो सकता है कि टेम्परेचर कम हो। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ पर ये वाली कंडीशन प्रेशर लो, जहाँ पर टेम्परेचर हल्का सा कम मतलब ठंडी ज़्यादा है तो ऊपर जाने वालों की संख्या कम, नीचे वालों की ज़्यादा। तो कहीं पर ऊपर ज़्यादा, कहीं पर नीचे ज़्यादा, तो ऐसे ऐसे हवा जो है चलने लगेगी। तो वही लिखा है कि एयर इन हाई प्रेशर ऑक्यूपाइज द लो सरफेस रीजन कॉजिंग द विंड। हाई सरफेस वाले लो सरफेस को कवर करने लगेंगे, ऑक्यूपाई करने लगेंगे, जिसकी वजह से विंड जो है वो शुरू हो जाएगी, रीजन कॉजेज द विंड। फिर आया क्वेश्चन नंबर 4, विंड और क्लाउड। इन दोनों क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है इंपॉर्टेंट, दोनों आप तैयार करके जाइएगा, जहाँ तक हो सकता है कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा कि हवाएं कैसे बनती हैं या फिर बादल कैसे बनते हैं। तो बादल वाला तो आप वैसे भी जानते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स में जब इवेपोरेशन जब होने लगेगा, जब सनलाइट के प्रेजेंस में ड्यूरिंग द डे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज गेट इवेपोरेटेड एंड दिस वाटर वेपर राइजेस अप टू द हॉट एयर at a particular height. The air cools and the water vapors condenses to form minute droplets to form cloud। मतलब इसमें वही हुआ कुल मिला के कि जैसे मानिए कि जैसे यहाँ पर वाटर भरा हुआ था, वाटर था, पॉन्ड है हमारे जो तालाब है, तालाब में जब सूर्य की किरण पड़ी तो वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर जाने लगा धीरे धीरे। जब ऊपर गया तो एक लेयर ऐसी आ जाएगी कि जिस पर टेम्परेचर जो है वो क्या लिखा है यहाँ पर, एट अ पार्टिकुलर हाइट, एक निश्चित ऊंचाई पर, द एयर कूल्स, हवा जो है वो गर्म हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, एंड द वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म मिनट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने की वजह से वहाँ पर पानी के बूंदे बन जाएंगे, जिसके कारण से बादल और वर्षा वाली एक्टिविटीज़ जो है वो होने लगती हैं। ये तो आप जानते हैं, इवेपोरेशन को मिला के इसमें मेन पॉइंट है। बस अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें अगर आपने इवेपोरेशन शब्द अगर कहीं पर भी लिख के उसे ऐसे अंडरलाइन कर दिया तो टीचर जान जाते हैं कि आपका ये क्वेश्चन सही है, मतलब आप जानते हैं। क्वेश्चन लिखने में सारी बातें सही लिखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बट ये होता है कि जो टीचर देखना चाहते हैं वो आपने लिखा है या नहीं। जैसे विंड वाले में वो आपसे केवल यही इतना देखेंगे कि यहाँ पर हीटिंग, अनइवन और प्रेशर, ये 3 शब्द हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो फिर सही कर देते हैं। इवेपोरेशन इसमें देखेंगे इवेपोरेशन शब्द कहीं पर लिखा है या नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो पूरा क्वेश्चन सही है। फिर तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने का टाइम सबके पास नहीं होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिर आया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज दैट यू थिंक वुड लीड टू एयर पोल्यूशन। कोई 3 ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बताइए जिनकी वजह से क्या है, एयर पॉल्यूशन होता है। तो इसमें सब में आप बहुत कुछ देख सकते हैं। जिसमें 3 हमने लिखा हुआ है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम, कोल्स एक्सेट्रा, कोयलों को या ज्वलनशील पदार्थों को जलाना। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जैसे इसमें कोल्स मतलब होता है कोयला, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोलियम में से आप सारी चीज़ें ले सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, सारी चीज़ें। फिर आगे सेकंड, स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम वेरियस फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज। फैक्ट्री या इंडस्ट्री से जो स्मोक धुआं निकलता है वो एयर पॉल्यूशन करता है।
स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, वाहनों से जो मोटरसाइकिलों से कारों से जो धुआं निकलता है वो भी एयर पॉल्यूशन करता है। इसी तरह से आप इसमें और कुछ भी बहुत सब कुछ देख सकते हैं। फिर आया क्वेश्चन नंबर 194। 194 में इंटरेस्ट क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। सेकंड मतलब फर्स्ट 193 पर थे, उसके बाद फिर दिए गए हैं 194 पर। 194 पर क्या है कि वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, जीवों को पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसमें ये क्वेश्चन वैसे तो बायो का क्वेश्चन है ये। बायो का जैसा आपको ट्रांसपोर्टेशन या सेलुलर एक्टिविटी ये बहुत सारे शब्द आपको बताए होंगे। तो वही है कि नीड ऑफ वाटर, तो 4 हमने लिखा हुआ है। यही अभी सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा, यही वाला क्वेश्चन है। तो वहाँ पर हो सकता है कुछ और चीज़ें ऐड करी जाएँ, यहाँ के लिए 4 बहुत हैं। तो ऑर्गेनिज्म नीड वाटर फॉर वेरियस पर्पजेज, बहुत सारे पर्पजेज के लिए यूज़ करते हैं। नीड मतलब आवश्यकता होती है, लाइक जैसे फॉर सेलुलर प्रोसेसेस इन द बॉडी, बॉडी में सेलुलर प्रोसेस मतलब सेल्स के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए। फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी जो वेरियस मिनरल्स जो पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं वो भी वाया वाटर ही होते हैं, वाटर के द्वारा। और इसके साथ साथ फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ये सारी चीज़ें भी आप इसके साथ देख सकते हैं। ठीक, ये बायो का क्वेश्चन है। बायो वाले सर से आप इस क्वेश्चन पूछेंगे तो अच्छे से बताएंगे, बाकी देखने के लिए आपके 4 पर्याप्त हैं। फिर आया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन टाउन, सिटी, विलेज वेर यू लिव। सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, मेजर मतलब कि सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर में आप ये सब देख सकते हैं। रिवर्स है, पॉन्ड्स है, रेनफॉल है। अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर मतलब कि जो हैंडपम्प से निकलता है पानी। स्नोफॉल है, बर्फबारी। लेक हैं, झीलें। पॉन्ड मतलब तालाब, रिवर मतलब नदियाँ। तो ये सब है मेजर फ्रेश वाटर। इसमें रेनफॉल है, रेनफॉल के लिए आप हो सकता है थोड़ा सा परेशान हो जाए, तो रेनफॉल के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही से जानते हो तो पहली बरसात का जो पानी होता है फर्स्ट, उसको छोड़ के बाकी सारे वाटर जो होते हैं वो बिल्कुल 100% प्योर होते हैं, पीने के लायक होते हैं। पहला फर्स्ट रेन जो होती है वो उसके बाद पानी पीने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो केमिकल्स जो एक हिसाब से जो जाके ठंड मतलब बरसात के मौसम आने तक जो जाके लेयर में से छिप जाते हैं, तो जो पहला पानी बचता है तो उनको सबको लेकर नीचे आ जाता है। इस वजह से पहले में जैसे आप लोग सुने होंगे कि पहली बारिश से बाहर मत जाओ नहीं तो फोड़े हो जाएंगे। तो उसके सबकी वजह यही है कि ऊपर जो केमिकल्स जम जाते हैं, जब बारिश होती है तो बारिश के साथ साथ वो केमिकल्स जो हैं वो नीचे आने लगते हैं। तो वही पहली बारिश का पानी छोड़ के बाकी सारे मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की हिंदी में कहते हैं मृदा अपरदन। ये भी आपका भूगोल या जियोग्राफी का टॉपिक है, मृदा अपरदन। तो इसके लिए जो बहुत सारे जो मेथड्स हैं ये हमने लिख दिया है, इसको आप अगर चाहें तो आप जाके गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। एफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेड्स, काउंटर प्लोइंग, टेरेस और स्टेप फार्मिंग, सॉइल कवर प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग। एफॉरेस्टेशन मतलब हुआ कि वनीकरण, नए नए पेड़ लगाना, जंगल बनाना, फॉरेस्टेशन। शेल्टर बेड्स, उसके बाद में काउंटर प्लोइंग, प्लोइंग मतलब होता है जोतना, मतलब एक फसल छोड़ के अगली। स्टेप फार्मिंग, सॉइल कवर प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग। ये सारी चीज़ें कुछ टर्म्स हैं, इन्हें आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं। ये आया फिर, डू यू नो ऑफ एनी एक्टिविटी विच मे बी पॉल्यूटिंग दिस वाटर सोर्स। वाटर सोर्स हमने ऊपर देखे, उसमें यह है कि क्या आपको लगता है कि कोई ऐसे हैं जो उन्हें पॉल्यूट करते हैं।
तो इसका ये है कि यस, सम ऑफ एक्टिविटीज आर डंपिंग वेस्टेज इन रिवर, नदियों में कूड़ा करकट जमा करना, फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री में जो वेस्ट निकलते हैं, सीवेज, नालियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये करते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर थे 194 पर। उसके बाद में एक मिनट रुकिए, ये 196 पर भी आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें तीसरा सवाल इरोजन वाला था। पहला है हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड और दूसरा है व्हाट इज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या है, मृदा अपरदन क्या है? सॉइल इरोजन इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। फ्लोइंग वाटर, रेन वाटर एंड द विंड आर द प्राइम एजेंट्स ऑफ विच कॉजेज सॉइल इरोजन। इसको होने की ज़्यादा वजह क्या है? फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ जल, रेन वाटर, विंड आर द प्राइम एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। देखिए, सॉइल इरोजन मृदा अपरदन का मोस्टली मतलब क्या हुआ कि जो ज़मीन की जो ऊपरी सतह है, जिसे हम क्या कहते हैं, मृदा, मतलब जो उपजाऊ भूमि होती है, उपजाऊ भूमि में कमी आना, या उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता में कमी आने को ही क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन। तो उसके लिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए फ्लोइंग वाटर, बहुत ज़्यादा पानी बहने लगा तो ऊपर के लेयर को लेके बाहर हट जाएगा वो, तो इस वजह से मृदा फ्लोइंग वाटर वाली कंडीशन आ गई। रेन वाटर, दोनों एक ही चीज़ें हैं। विंड है, हवा है, हवा जब चलेगी तो यहाँ की मिट्टी उड़ के वहाँ चली जाएगी, वहाँ की मिट्टी उड़ के वहाँ चली जाएगी, ऊपर आके कोई दूसरी मिट्टी उसके जम जाएगी। तो इन सारी वजह से सॉइल इरोजन भी हो जाता है। सॉइल इरोजन होने से क्या होगा कि दिस कॉजेज लॉस ऑफ टॉप सॉइल। टॉप सॉइल मतलब कि सबसे ऊपर वाली कुछ मिट्टी, टॉप सॉइल, मृदा, एंड रिड्यूस्ड सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देगी, मतलब गुणवत्ता कम हो जाएगी। एंड क्रॉप प्रोडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा। भूमि में जो है फसलों की उपज कम हो जाएगी। उसके बाद में आपके इसमें जो पहला क्वेश्चन था कि हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, तो हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड के बारे में से हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक थोड़ा 10-12 लाइन का लगभग आंसर बनता है इसका। इसलिए आप अपनी बुक जब पढ़ेंगे NCERT वाली, तो उसमें एक जगह पर आएगा, वहाँ पर ये लिखा रहेगा कि जैसे बहुत समय पहले पृथ्वी पर जो लोग रहते थे, उसके बाद वो डिजास्टर आया, डिजास्टर में सारे लोग नीचे दब गए, दबने के बाद में कुछ दिन तक ये हुआ वो हुआ, मतलब कुछ दिन तक उसके अंदर सारी जितनी थी वो जल गई, पर उनमें गुणवत्ता आ गई। ये सारी चीज़ें जो हैं वही सब इसमें सॉइल फॉर्म्ड वाले में, ऐसे में आपका कोल, पेट्रोलियम, इसे आप अपने NCERT में देखेंगे तो ऐसा राइट साइड में है, कोल की हो गई, पेट्रोलियम की हो गई, पेट्रोलियम की स्पेलिंग PETROLEUM, कोयला, पेट्रोलियम, ईंधन इसे कहा जाता है। इन सारे ये सारे सबूत जो है वो एक ही पैरा में दिया हुआ है, आप उसी में से जब पढ़ लेंगे उसे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉइल इरोजन वाला था, मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, ये हमने पहले ही बता दिया है। अब इसके बाद आया इंटरेस्ट क्वेश्चन, जो कि आपके दिए हैं पेज नंबर 201 पर। अब अभी तक हमने कहाँ देखे, 193, 194, 196, 3 पेजेस पर देखने के बाद चौथा जो आपको इंटरेस्ट क्वेश्चन मिलेगा वो आपको मिलेगा पेज नंबर 201 पर। अब यहाँ पर क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स इन विच वाटर इज फाउंड ड्यूरिंग द वाटर साइकिल। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क वाला क्वेश्चन। हो सकता है आपको ऐसे दे दें जैसे वो कह दें कि बताइए कि इसमें कौन सी इसके स्टेट में नहीं आता है। तो ये सब आप जानते ही हैं, एक सॉलिड स्टेट होगा, एक लिक्विड स्टेट होगा, एक गैसियस स्टेट होगा। बर्फ थी, सॉलिड स्टेट में थी स्नो या आइस, उसके बाद में इसमें टेम्परेचर बढ़ा, लिक्विड स्टेट में आ गई, ड्रिंकिंग वाटर स्टेट में आ गई और टेम्परेचर बढ़ा, वाटर वेपर बन के गैसियस स्टेट में ऊपर उड़ गई। ये सारा इसमें 3 साइकिल इसकी वाटर की जो है वो ऐसे ही चलती है। ठीक, टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पर टेम्परेचर घटेगा। फिर आया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि
नेम टू बायोलॉजिकल कंपाउंड दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दो ऐसे कंपाउंड बताइए जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को रखे हुए हों, या जिनमें दोनों हों, तो DNA और RNA। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, स्पेलिंग इसकी याद कर लीजिएगा। और RNA मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। यही से इतना जो है ये डीऑक्सी हटा दें तो ये RNA खो जाता है, और जब डीऑक्सी से आगे लगा दें तो DNA खो जाता है। फिर से वही पूछा कि लिस्ट एंड 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़। पीछे भी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ पूछा था, किसके लिए? एयर पोल्यूशन के लिए। यहाँ पर क्या है? विच वुड लीड टू इंक्रीज इन द लॉस ऑफ इंक्रीज ऑफ द CO2 कंटेंट इन द एयर। अभी जब हमने आपको एटमॉस्फेयर वाला क्वेश्चन बता रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको बताया कि CO2 अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब जीवन जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि हम पूछे हैं कि हमसे 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ बताइए जिनकी वजह से इंक्रीज इन द CO2 कंटेंट इन द एयर होता है। इंक्रीज इन CO2 कंटेंट इन द एयर से क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगी जीवन होने में। जीवन होने का मतलब यह है कि जीवन नहीं संभव हो पाएगा वहाँ पर। ठीक, तो कौन कौन सी कंडीशन है, मतलब जिनसे पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जा रहा है, कुल मिला कहने का इसका मतलब ये है। तो ब्रीदिंग प्रोसेस, सबसे पहला सांस लेने वाले ऑक्सीजन लिए, CO2 छोड़े, ऑक्सीजन लिए, CO2 छोड़े। इसका बैलेंस बनाने के लिए होते हैं पेड़, ट्रीज। तो ब्रीदिंग एयर और ट्रीज में ये होता है कि जैसे ब्रीदिंग एयर में क्या हुआ, ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, CO2 एक्सहेल किया, बाहर निकाला। पेड़ क्या करने को, उससे उल्टा CO2 ये ऑक्सीजन निकाल देती है, इससे साइकिल जो है वो बनी रहती है। लेकिन जहाँ पर पेड़ कम हो गए, आदमी ज़्यादा हो गए, उस जगह पर ये साइकिल जो है वो हो जाएगी डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब होने की वजह से फिर हो जाएगी दिक्कत। फिर आया सेकंड, बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम, कोल एंड फ्यूल। जो भी पेट्रोलियम या कोल या फ्यूल जो है, इन सबके जलने से भी CO2 ज़्यादा निकरेज होती है। यूजिंग फ्रिज, AC, ओवन, ये सारी चीज़ें तो आप तो जानते हैं। अभी जो CFC वाली जो बातें होती हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन लेयर वाला जो आप टॉपिक पूरा पढ़ने जाएंगे तो आपको ये CFC शब्द भी मिलेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे कहा जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली जो सारी दिक्कतें होती हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, वही पर यहाँ लिखने हैं। फ्रिज, ओवन, AC। जैसे फ्रिज के आप पीछे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो गर्मी जो है वो CO2 के कारण ही होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि फ्रिज और AC इसको का प्रयोग हल्का सा कम करने का प्रयास करें। फिर आया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर, CFC, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये एक हिसाब से मिलती जुलती हैं। ठीक, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अ प्रोसेस बाय विच, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा वेरियस गैसेस इन अर्थ सरफेस ट्रैप द sun's heat and due to which surface get warm or than it would be without an atmosphere। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होगा कि वेरियस गैसेस इन द अर्थ सरफेस ट्रैप द sun's heat। और अभी हमने आपको ऊपर जो बताया था थोड़ी देर पहले कि ओजोन लेयर का काम क्या होता है कि वो की हीट्स को आने में रोकने का प्रयास करती है। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स जो है, इसमें जो वेरियस गैसेस हैं, मतलब जो CO2 है, मीथेन है, CFC में ज़्यादातर नाम ये CO2 मीथेन का आता है। तो ऊपर जब जाती हैं तो ये सारे जो है ना, ये सब उनको एयर को ट्रैप करती हैं, मतलब पकड़ती हैं, पकड़ने का प्रयास करती हैं। और उनको जब पकड़ेंगे ज़्यादा, जब नीचे ज़्यादा जाएंगे तो ओजोन लेयर वैसे भी वीक है, तो नीचे वही टेम्परेचर ज़्यादा, दुनिया भर की दिक्कतें फिर से शुरू। दिक्कतें कौन सी हैं हमने आपको बताई थोड़ी देर पहले। ग्लेशियर्स जो हैं वो गल के वाटर हो जाएंगे, जिससे वाटर बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से बाढ़ जैसी, सुनामी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें गैसेस कौन सी हैं? CO2 है, मीथेन CH4, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, एटसेट्रा। इसी तरह से कुछ गैसेस जो हैं। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका है, व्हाट आर 2 फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। सारी चीज़ें अगर अभी हम ना अगर टाइम मिला अगर बाद में, तो अभी जब चैप्टर आपको बताएंगे तो उसमें भी सारी चीज़ें आपको सही से पढ़ने को मिलेगा।
क्वेश्चन क्या पूछा है, टू फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के दो फॉर्म कौन सा होता है, एक होता है O2, एक होता है मतलब O2, एक होता है O3। O2 को क्या जाता है डाई एटम, डाई मतलब दो एटम, मतलब एटम दो एटम, ऑक्सीजन के दो एटम। ऑक्सीजन से दो एटम मिल जाए तो इसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर फॉर्म। यहाँ पर क्या है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो ये इसके दो फॉर्म हो गए और इसी के साथ हमारा इंटरेस्ट क्वेश्चन जितने थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के बाद फिर हम साउंड वाला चैप्टर शुरू करेंगे। साउंड में भी इंटरेस्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज। उसके बाद में अगर टाइम बचा तब फिर चैप्टर्स को समझेंगे, अगर टाइम नहीं बचा तब हम अपन ज़्यादातर टाइम किसमें लगाएंगे, रिवीजन में, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने का टाइम हो गया है। अब अगर सही सही आप देखें तो आपका विद्यालय लगभग 1 महीने 1.5 महीने ज़्यादा हो चलेगा बस। तो फरवरी के लास्ट से एग्ज़ाम होने लगते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट। और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। तो के बाद थैंक यू, टेक केयर, कीप ऑन स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।